ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो 2 तारीख को जैसे न्यूज़पेपर आता नहीं है तो 2 तारीख की छुट्टी रहती है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। 3 तारीख को संडे होता है। तो 3 और 4 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख रूप से करंट अफेयर्स हैं 3 और 4 तारीख के, वो हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स हमारा 3 और 4 तारीख की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका PIL इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खगोलीय साइट है हनले। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि भाई ये भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खगोलीय साइट हनले है ये क्या है क्यों है। उसके बाद गांधी जयंती, आप सबको पता है कि भाई UPSC के लिए जो गांधी जी है वो बहुत ही ज्यादा जो है हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ना केवल गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी ने जितने भी काम किए चाहे वो साउथ अफ्रीका में किए हो, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ भारत में किए हो, ठीक है, या फिर असहयोग आंदोलन किया हो, खिलाफत आंदोलन किया हो, सपना विज्ञान आंदोलन किया हो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया हो, सत्याग्रही यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया हो, सब में गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गांधी जी की पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली। भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली ये भी है क्योंकि इस समय बारिश के मौसम में जो है वो हिमालय क्षेत्रों में खूब भूस्खलन हुआ है। बाढ़ बाढ़ भी आप सबको पता 3 प्रकार की होती है। एक तो बड़े बड़े शहरों में जो आती है जिसको फ्लैश बाढ़ आती है, इसके बाद में एक नदी बाढ़ आती है जो नदी की वजह से बाढ़ आ जाती है, और एक आती है तटीय बाढ़। तटीय बाढ़, तटीय बाढ़ का मतलब होता है समुद्र के किनारों पे जो बाढ़ आती है कि सुनामी आ गई या समुद्र में अचानक से जलस्तर ऊंचा हो गया या चक्रवात आ गया उस की वजह से। तो ये तो प्रमुख रूप से 4 करंट अफेयर्स तो ये है हमारे। नेक्स्ट है चुनाव चिन्ह यानी कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो चुनाव चिन्ह कैसे देता है कैसे नहीं देता है वो है। उसके बाद मलेरिया रोधी दवा AMR विकसित कर लिया है यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप में डेवलप कर लिया, तो उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन एप्लीकेशन है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। कुमार स्वामी कामराज जिनको के कामराज कहते हैं और 60 और 70 के दशक में किंग मेकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किंग मेकर कहा जाता था। चाहे शास्त्री इनके समय पे प्रधानमंत्री बने हो, चाहे इनके टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हो, ठीक है, और कुमार स्वामी को कामराज के कामराज है, इनको जो है वो क्या बना था, किंग मेकर बनने का इनको जो है वो 2 बार मौका मिला था। ठीक है, तो ये 4 और 4 8 न्यूज है हमारी आज की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली न्यूज हमारी जो आज की है, ठीक है, वो हमारी कौन सी है? जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो क्या होता है PIL, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को पर्याप्त शोध के बिना जनहित याचिका दायर करने के लिए चेतावनी दी। तो एक किसी व्यक्ति ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई याचिका दायर कर दी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, वही आप जब भी जनहित याचिका दायर करें तो किसी भी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करके ही करें। ठीक है, बिना जानकारी के आप जो है वो जनहित याचिका दायर ना करें। तो यदि हम जनहित याचिका के बारे में देखें तो हमने ये जो अवधारणा जो ली है जनहित याचिका की, वो अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली है। कहाँ से लिए? अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली है। और भगवती जी भारत में PLI के क्षेत्र में इसके जनक माने जा सकते हैं, कह सकते हैं, CGI थे ये। और जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका है मुकदमा। तो इसमें क्या होता है कि मान लो जैसे सपोज करो कि कोई गरीब लोग मारे गए, ठीक है, कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें गरीब लोग मारे गए, गरीब लोगों का नुकसान हो गया, कि उनकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, क्या कर दे कि न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दे, तो उसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यह पीड़ित पक्ष के द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि कोई अन्य निजी पक्ष होता है और उसके द्वारा यह अदालत को पेश किया जाता है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। कोई जनता के लिए कोई मतलब कोई बेचारा गरीब व्यक्ति है, उसके लिए न्याय मांगने वाला कोई है ही नहीं, उसके लिए कौन न्याय करेगा? तो हालांकि आर्टिकल 39A है जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात है, आर्टिकल 39A जो कि हमारा किसमें DPSP में है। लेकिन फिर भी मान लो कि कोई 4-5 लोग हैं, उनकी तरफ से कोई केस लड़ने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो उनके लिए कौन है भाई? उनके लिए फिर कौन है? उनके लिए है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उनके लिए न्यायालय में जा सकता है। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की खास बात क्या है? जनहित याचिका की खास बात यह है कि इसे या तो केवल आप सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर सकते हो या फिर हाई कोर्ट में ही जो है दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। PLI, हाँ, पब्लिक PLI नहीं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यह रिट है। रिट तो किस लिए जारी की जाती है? कोई सुनिए, रिट किस लिए जारी की जाती है? भाई रिट तो इसलिए जारी की जाती है कि जब फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो, मूल अधिकारों की दृष्टि में क्या की जाती है आपके लिए? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है आपके लिए? हाई कोर्ट जारी कर देता है।
लेकिन ये रिट जो है ये रिट याचिका से अलग है। रिट तो किस लिए दायर की जाती है? अपने खुद के लाभ के लिए दायर की जाती है भाई, चूंकि जब हाँ रीट RWT, रीट नहीं रिट, रिट रिट किसको कहते हैं और उसकी स्पेलिंग होती है WRIT। रिट की स्पेलिंग क्या होती है? WRIT। तो ये दायर की जाती है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, तो जनहित याचिका की अवधारणा अनुच्छेद 39 से निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा की जा सके और उसको विस्तारित की जा सके। वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पब्लिक जनहित याचिका दायर की जा सकती है? प्रदूषण हो गया, आतंकवाद हो गया, सड़क सुरक्षा हो गई, निर्माण संबंधी कहीं पे खतरे हैं भाई, कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है वहां से लोगों को क्या हो सकता है? खतरा जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे जो है वो PIL जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो जारी की जा सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खगोलीय साइट। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खगोलीय साइट, और भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खगोलीय साइट का नाम क्या है? हनले। तो इस हनले के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये हनले जो है ये क्या है, क्यों है और कैसे है, ठीक है। चलिए तो इस हनले के बारे में जानकारी प्राप्त हम कर लेते हैं। तो एक हालिया अध्ययन के अनुसार मुताबिक लद्दाख में लेह के पास हनले एक स्थान है, वहां पे भारतीय खगोलीय वेधशाला बनी हुई है, और विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण जो वेधशाला है उनके रूप में इसने क्या क्या प्राप्त कर ली है? ख्याति प्राप्त कर ली है, ठीक है। यानी कि लद्दाख में लेह के पास हनले नामक एक स्थान है, वहां पर क्या है? भारतीय खगोलीय वेधशाला बनी हुई है, ठीक है। तो वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण वेधशालाओं के रूप में उसने क्या प्राप्त कर ली है? पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की है। तो भारतीय खगोलीय वेधशाला ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप से युक्त है। और किससे किससे युक्त है ये? तो ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप से क्या है? ये युक्त है, यानी कि इसमें इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में स्थित वेधशालाओं में एक है, और ऐसी वेधशाला जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है उन वेधशालाओं में से एक कौन सी वेधशाला है? ये जो है वो वेधशाला है। लेह में स्थित हल्ले चिली में अटाकामा रेगिस्तान की तरह शुष्क है, और लेह में स्थित जो हल्ले है, ठीक है, वो क्या है? चिली के अटाकामा भी है। कहाँ पे? चिली के अटाकामा में भी है। और जो चिली का जो अटाकामा जो रेगिस्तान है वो बिल्कुल शुष्क है, और लेह में जो रेगिस्तान है हमारा, मतलब कि ठंडा रेगिस्तान है, तो वो भी कैसा है? बिल्कुल ही शुष्क है। ठीक है। वर्ष में लगभग 270 रातें ऐसी होती हैं जब आसमान साफ और स्पष्ट होता है, और जैसे चिली के अटकामा रेगिस्तान में है, वैसे ही लद्दाख का जो लेह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे साल में लगभग 270 एक ऐसे स्थान होती है जैसे तो साल में क्या होता है? 270, ठीक है। साल में 270 रातें ऐसी होती हैं जब आसमान साफ और स्पष्ट होता है, इसलिए यह इंफ्रारेड तथा सब ऑप्टिकल खगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। क्योंकि जब तक आसमान साफ नहीं होगा, जब तक आसमान क्या साफ नहीं होगा? आसमान साफ नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि भाई दूसरी चीजें हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, या फिर जो अंतरिक्ष का जो अध्ययन है वो नहीं कर पाएंगे। इस स्थान पर स्पष्ट रातों, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, बैकग्राउंड एरोसोल कंसंट्रेशन, अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय परिस्थितियां और निर्बाध मानसून जैसे कई फायदे यहाँ पे मौजूद है, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान जो है वो नहीं है, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं जो है वो क्या है यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खगोलविदों के लिए विशाल दूरबीनों के निर्माण तथा भविष्य की वेधशालाओं की योजना बनाने हेतु ऐसी स्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, और जहां पे भी ऐसी स्थितियां होंगी वहां पे भविष्य के लिए सौर वेधशालाएं बना दी जाती हैं, और ये स्थिति एकदम महत्वपूर्ण है ताकि जो है वो अध्ययन कर सके। अन्य महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से जहां पर जो है वो कई सारी चीजें जो है वो लिखी है, ठीक है। तो जहाँ पे दूसरी सौर वेधशाला स्थित है, तो लद्दाख में कौन कौन? लद्दाख में मराक वेधशाला है, नैनीताल में देवीशाला है, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अली वेधशाला है, दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप है, टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला, चिली में पर्नल वेधशाला, मैक्सिको की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला और अन्य महत्वपूर्ण ऐसी वेधशालाएं हैं जो कि क्या है, जो कि क्या है कि अन्य वेधशालाएं हैं दुनिया में महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थानों पर वो क्या है? स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गांधी जयंती। गांधी जयंती के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, तो 2 अक्टूबर 2021 को
2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई। तो 2 अक्टूबर 2021 कल परसों की बात है, तो महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती जो है वो मनाई गई। तो इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धांजलि दी गई। तो गांधी जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, शास्त्री जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे शास्त्री जी के बारे में। हालांकि जो शास्त्री जी है वो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, वो हमारे लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मान लो उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए वहां से, बाकी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन गांधी जी का योगदान क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी ज्यादा है, हमारे सिलेबस में गांधी जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, न केवल जीएस पेपर 1 में है बल्कि जीएस पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसके अलावा एथिक्स में भी गांधी जी की जो छाया है वो दिखाई देती है, निबंध के लिए भी गांधी जी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, कहाँ पे हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। 1893 से 1915 का जो समय है वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था, एबी डिविलियर्स के साथ बल्लेबाजी करते हुए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में 1893 से कहाँ कब तक रहे? 1915 तक रहे। और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही उन्होंने वहां पर नटाल कांग्रेस की स्थापना, वहां पर उन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था, ठीक है, और एक मैरिसन वर्ग करके एक स्टेशन था जहां उनको पुलिस ने ट्रेन में से उतार दिया था, तो वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह, सत्य की शक्ति और अहिंसा के साथ सत्य की खोज की जो आवश्यकता है, इस पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। दुनिया भर में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन भी किया जाता है। दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल इसी दिन गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। हर साल 2 अक्टूबर को क्या किए जाते हैं? गांधी शांति पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और चूंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। जैसे गांधी जी भारत में आए तो याद रखना, भारत में आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या खाया? केक खाया। क्या खाया? केक खाया था। केक खाने का मतलब यह है कि सी फॉर चंपारण, ठीक है, और तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन 3 जगहों पर उन्होंने आते ही क्या किया? आंदोलन किए। चंपारण में किया उन्होंने 1916 में, अहमदाबाद में कर दिया 1917 में, और खेड़ा में कर दिया 1918 में, ठीक है। तो इन 3 जगह उन्होंने क्या किए थे? अपने शुरुआत भारत में आते ही इन 3 जगह सबसे पहले उन्होंने अटैक किया। अटैक करने का मतलब उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं, हाँ, मतलब कि विद्रोह क्या, सत्याग्रह उन्होंने किया था। 1916 में बिहार के चंपारण में किया, और चंपारण में वही तिनकटिया पद्धति चल रही थी किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, क्योंकि इस साल बारिश हुई नहीं थी, लगन माफ करने की बात कर रहे थे। 1918 में कपास में श्रमिक के बोनस मांगना चाहते थे, और प्लेग बोनस मांग रहे थे क्योंकि प्लेग बीमारी वगैरह फैल गई थी, तो उन सब वजह से तो इन तीनों ही जगह पे उन्होंने जो है वो सत्याग्रह किया सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हो गया। रॉलेट एक्ट क्या था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील को कानून कहा गया। सरकार को जिसपे भी शक होता था कि भाई जो भी कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न है, राज्य सरकार उसको जेल में भेज सकती थी, ब्रिटिश सरकार, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू कर दिया। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो गई। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ये 2 पंजाब के स्थानीय नेता थे, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग बेचारे इकट्ठे हुए, इसलिए इकट्ठे हुए एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, आयोजन कर रहे थे। बैसाखी का दिन था, बहुत सारे लोग मेले में घूमने भी आए थे, ठीक है, लेकिन जनरल डायर वहां पे आ गया और मार्शल लोग पंजाब में घोषित हुआ था, तो वो आ गया, आते ही बिना किसी सूचना के दरवाजे पे खड़ा हो गया, और दरवाजे पे खड़े होकर सैनिकों को आदेश दिया फायर, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। ऐसा कहते हैं कि उसमें जो है वो 1000 से क्या 2000 3000 के लोग आसपास मारे गए, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 369 लोग ही मारे गए। अब चूंकि हिंसा फैल गई, अब हिंसा फैल गई तो गांधी जी को शक हुआ कि ऐसा नहीं हो कि पूरे भारत में हिंसा फैल जाए। इसी वजह से उन्होंने जो राष्ट्रव्यापी जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था रॉयल एक्ट के विरोध में, तो इसीलिए उन्होंने 1919 को सत्याग्रह आंदोलन को अपने को क्या कर लिया? वापस कर लिया। आंदोलन में क्या कर लिया? वापस ले लिया। फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या शुरू किया? खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और आप सबको पता है खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो अली बंधुओं ने मुख्य रूप से शुरू किया था, और ये इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि हुआ क्या था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया, इंग्लैंड वालों ने हराया, और जब तुर्की हार गया, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया, तो वहां पे क्या होता था? खलीफा का पद होता था, मुस्लिमों को लगता था उनका सबसे बड़ा पद है, उनके सम्मान की भावना रखते थे वो, तो उनको आ गया कि अंग्रेज जब खलीफा के पद को खत्म कर रहे हैं, तो भारत के मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो गांधी जी ने उनका साथ दिया, खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी को लगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई का अच्छा बात है, लेकिन फिर उन्होंने, वहां की जनता ने खुद ने ही वहां के खलीफा के पद को समाप्त घोषित कर दिया कि नहीं, खलीफा का पद समाप्त हो गया, अच्छी बात है। तो यहाँ के मुस्लिम बेचारे ऐसे महसूस होने लगे कि यार हम तो खलीफा को अच्छा समझते थे, इन्होंने खलीफा की पोस्ट को ही खत्म कर दिया। तो ऐसा करके कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो धर्म के नाम पे बहुत सारे लोग पागल बनते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, पर खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन के बाद फिर गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920-22 में शुरू हुआ। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शुरू हुआ। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को क्या कर दिया गया? अंगीकार कर दिया गया और असहयोग का कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, जो गोरखपुर है ना, यहीं पर हुआ था। अब ये मत कह देना कि योगी जी ने करवाया था, ठीक है? उस समय बेचारी नाम नहीं लिखा। तो चोरी चौरा कांड हुआ। उस समय क्या हुआ था कि लोग जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस वालों ने गोली चला दी तो कुछ लोग मर गए, दो तीन लोग मारे गए। तो दो तीन लोग मारे गए तो जुलूस निकाल रही थी जनता, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने जो पुलिस थी उसको थाने में बंद कर दिया और बंद करके चारों तरफ से बंद करके उसमें आग लगा दी, तो उसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए। तो गांधी जी को लगा कि यार ये तो पूरे भारत में हिंसा फैल सकती है, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं असहयोग आंदोलन वापस ले लूंगा। गांधी जी ने क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा घटना वापस ले लिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद हरिजनों के, ठीक है, तो मेरी बच्ची है तो छोटी है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया? फिर उसके बाद हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और ये सारे काम करने लग गए। फिर बाद में क्या हुआ? दोबारा से नमक पर टैक्स लगा दिया। इरविन के साथ में गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी। क्या रखी? 11 सूत्रीय मांग रखी। गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक करके रोटी मांगी के बदले मुझे पत्थर मिला। इरविन ने उनकी 11 सूत्रीय मांगों को स्वीकार नहीं किया। तो 1930 में गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक गए, ठीक है। ये उन्होंने मार्च में शुरू किया था, अप्रैल में उनका ये खत्म हुआ था। दांडी पहुंचे, अपने हाथों से नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ करके पूरे भारत में समझने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू हो गया। फिर उसके बाद में 1931 में गांधी जी और इन्होंने में बातचीत हुई और आपको पता है कि भाई 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो इस मार्च के महीने में, इससे 10-12 दिन पहले गांधी जी और इन्होंने की बातचीत हुई। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई 2-3 लोग हैं बेचारे, 3 छोटे बच्चे हैं, 23-23 साल की उम्र है, 22-23 साल के। एक तो नाम था भगत सिंह, दूसरे थे सुखदेव, तीसरे थे राजगुरु। लेकिन उन लोगों ने कहा कि भाई उनकी सजा माफ कर देना। गांधी जी बेचारे करवा नहीं पाए, तो गांधी में संधि हो गई और समन्वय विज्ञान खत्म हो गया। और यहाँ पे यह शर्त है कि गांधी जी क्या करेंगे? इसी समय गोल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गोल में सम्मेलन हो रहे थे। पहला गोल में सम्मेलन हुआ, गांधी जी इसमें भाग लेने गए नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। दूसरे में भाग लेने के लिए गांधी जी राजी हो गए और गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई चलते हैं, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने, फिर क्या खास बात है। एरविन से बातचीत हो गई, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन वहां पे उनकी और अम्बेडकर की जो है वो क्या हो गई? एक बात पे बनी नहीं। वो कौन सी बात थी? सांप्रदायिक पंचायत, हरिजनों के लिए अलग से प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो कि 1909 में मुसलमानों के लिए शुरू हुआ था। बात बनी नहीं तो गांधी जी वापस आ गए और वापस आते ही उन्होंने दोबारा से समन्वय विज्ञान आंदोलन को शुरू कर दिया। लेकिन 1934 आते आते ये आंदोलन ने अपनी शक्ति खो दी, जनता परेशान होने लग गई। तो गांधी जी ने इसको क्या कर दिया? इस समन्वय विज्ञान आंदोलन को बंद कर दिया। अब मैं आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पढ़ाने बैठूंगा तो उसके लिए अलग से 2-3 घंटे चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, ये सब विफल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारतीयों को झोंक दिया। बदले में जो कांग्रेस की जो 11 प्रांतों में जो सरकार थी, कांग्रेस ने उन प्रांतों में से इस्तीफा दे दिया। क्रिप्स मिशन था, ठीक है, ये आया, ये फेल हो गया। तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन बड़ा ही अच्छा चला। पुस्तक इनकी कौन सी थी? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु गांधी जी की हो गई 30 जनवरी को। देश भर में शहीद दिवस के रूप में इनके मरण दिवस को मनाया जाता, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके गांधी जी। अब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध है, अकेले द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अच्छे से यूपीएससी लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो इन सब के लिए तो ये मैं इतना विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज की। और नेक्स्ट न्यूज है भूस्खलन और चेतावनी प्रणाली। चेतावनी प्रणाली लागू की है कि भूस्खलन और बाढ़ आने से पहले ही चेतावनी जारी की जा सके, ऐसा सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूगोत्रीय अनुसंधान संस्थान CSIR NCRI ने हिमालय क्षेत्र के लिए भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने हेतु एक पर्यावरण भूकंप विज्ञान समूह की शुरुआत की। तो बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना चाहते हैं कौन? एक तो यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, ठीक है, CSIR हो गई। और CSIR किसके साथ मिला है? NCRI के साथ में, ठीक है, नेशनल भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान। तो इन्होंने क्या एक समूह बनाया है जिसका नाम है पर्यावरण भूकंप विज्ञान समूह, इसकी शुरुआत की है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें उपग्रह डेटा का, संख्यात्मक मॉडलिंग का, भू आकृति का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा घने भूकंपीय नेटवर्क के साथ वास्तविक समय पर इनकी निगरानी की जाएगी, ताकि हमें यह आइडिया हो सके कि कहाँ पे भूस्खलन हो सकता है, कहाँ पे बाढ़ हो सकता है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड भूकंपीय नेटवर्क की दृष्टिकोण का उपयोग करके पूरे आपदा अनुक्रम की संपूर्ण स्थानिक ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। यानी कि कोशिश ये करेंगे कि हम चेतावनी जारी कर सकें। हालांकि आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी पूरे दुनिया में
किसी भी वैज्ञानिक के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सके, कोई नहीं है। अब केवल और केवल अनुमानों पे आधारित है, जो भी डेटा है उसका एनालिसिस करके अनुमान लगाते हैं। बाकी 100% तरीके से सही मौसम की भविष्यवाणी कर सके ऐसा कोई भी उपकरण आज की डेट में भी वैज्ञानिकों के पास नहीं। सर ये शुरू किया ये लोगों का समूह है, फिर कोई ऐप वगैरह है? ऐप नहीं है, ग्रुप बना दिया है और वो ग्रुप इस पे काम करेगा। ओके। वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बना दिया है। अब ये क्या करेंगे, ये चेतावनी प्रणाली करेंगे, इससे आपदा से जो आर्थिक नुकसान होते हैं उसको कम कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा चोट जानकारी व्यक्ति और समुदायों के जीवन को और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम बनाएंगे, सबको देंगे, इससे ये फायदा होगा। अब भूस्खलन होता क्या है, लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड जानते हो क्या होता है? क्या होता है लैंडस्लाइड? क्या होता है लैंडस्लाइड? किसी को पता है तो जल्दी से बता दो, भूस्खलन क्या होता है? हेलो हाँ बोलो। सर, आपकी तरफ से नेट की दिक्कत है, मेरी तरफ से आज वीडियो मेरी रुक तरफ गई से थी। नेट की दिक्कत आज नहीं है। हाँ देखो, एक जवाब आया है, जमीन का चलना, ये बात भी ठीक है, जमीन का चलना। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। ठीक है, किसी को लगता है कि प्यार हो गया, फिर किसी ने बताया अबे भूस्खलन हो गया है। ठीक है, तेरे अंदर जी, की जो मिट्टी जमीन का है वो अपर्दन होना, हाँ अचानक हाँ, से नीचे गिर नहीं जाना, नहीं, अपारदन कुछ नहीं होता। चट्टान, सेल का मतलब होता है चट्टान, चट्टानों का एकदम से। मलबा या ढाल, मतलब कि पहाड़ों से मिट्टी अचानक से गिर जाए, चट्टान अचानक से गिर जाए, उसको कहते हैं लैंडस्लाइड। चाहे बरसात की वजह से हो, भारी बारिश की वजह से, या गर्मी की बहुत वजह से, ज्यादा किसी भी मात्रा में कारण से गिर हो। जाए सर। हाँ ठीक है। तो भारत में भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन कौन से? पूरा हिमालय है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र भी है, पश्चिमी घाट भी है, तमिलनाडु का कोंकण क्षेत्र भी है, और वहां पर नीलगिरी भूस्खलन प्रवण, ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन होने की संभावना सर्वाधिक है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो स्थान में है वहां नहीं हो सकता, वहां भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक संभावना यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि भाई सिलेक्शन तो आप में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि जैसे भाई मन्नत का सिलेक्शन होने की संभावना सर्वाधिक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सुनीता का, निशा का या बाकी के जो क्लास में बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, या उनका हो ही नहीं सकता। उनका भी हो सकता है, उनका भी होगा, लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ भाई एक व्यक्ति की संभावना जो है वो ज्यादा बन रही है। अब सरकार इसके लिए कदम क्या उठाती है, भूस्खलन से जो नुकसान होता है उस नुकसान को कम करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? तो इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसने देश के 42 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूस्खलन मानचित्र, एक मानचित्र जो है वो बनाया है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है जिसके तहत मानचित्र तैयार किया है, और मानचित्र ये बताएगा, उस मानचित्र से पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना ज्यादा है, और उसके लिए उसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाढ़। तो क्या है बाढ़, बाढ़ के बारे में देख लेते हैं। बाढ़ तब आती है जब पानी का एक अति प्रवाह भूमि को जलमग्न कर देना। बाढ़ कब आती है कि भाई अचानक से इतनी ज्यादा पानी, जहाँ पे अक्सर करके पानी नहीं होता है, उस जमीन पे अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ गया तो उसको कहते हैं बाढ़। बाढ़ के होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? एक तो होता है फ्लैश फ्लड, 6 घंटे के अंदर बारिश शुरू हुई थी, दोपहर में शाम होते होते पूरे शहर में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, जैसे पिछले साल पटना में आई थी। नदी की बात की, भाई बाढ़ में नदी में पानी बहुत ज्यादा आ गया और नदी के आसपास के जो गांव है, शहर है, वहां बाढ़ आ गई। और तटीय बाढ़, तटीय बाढ़ का मतलब समुद्र के किनारे अचानक से क्या हो गया, समुद्र के किनारे मान लो सुनामी आ गई, या और किसी ज्वार भाटा अचानक से बहुत ज्यादा आ गया, तो किसी भी वजह से क्या हो गया अचानक से, यदि बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो उसको कहते हैं तटीय बाढ़। अब प्रमुख बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आ सकती है, ऐसे कौन कौन से एरिया है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी तट के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिणी गुजरात सहित गंगा के अधिकांश मैदान ऐसे हैं जो कि जहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ आती है, और जो यहाँ पे बाढ़ों की जो बारंबारता है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, सर जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश में से सिर्फ नदी निकलती है, कोई ये समुद्र तट तो ऐसे खास है नहीं सर। हाँ तो नदी है से ना? भी तो बाढ़ आती है ना, मुश्किल। नदियों से भी तो बाढ़ आती है ना, पंजाब बाढ़ हाँ आ जी। सकती है, हरियाणा है, यूपी है, तो ये संभावना ज्यादा यहाँ पे बनी हुई है। ऐसा नहीं है इसी साल के लिए बनी हुई है, ये औसत है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है आपकी चुनाव चिन्ह। क्या है? चुनाव चिन्ह। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह है, तो चलिए चुनाव चिन्ह के बारे में जान लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आपने स्लोगन सुना है कि दादी वोट कहाँ देगी? बताओ दादी वोट कहाँ देगी, पता है किसी को? पता है दादी वोट कहाँ देगी? दादी वोट कहाँ देगी?
वो दादा वाले कॉलम में है, ठीक है, तो दादी नहीं वोट दीजिए, अच्छा दादा दे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला किया, यानी कि एक राजनीतिक दल है उसके चुनाव चिन्ह को उससे छीनने की बात कर रही है कि भाई ये चुनाव चिन्ह कुछ समय के लिए फ्रीज किया जाता है, तो उसे वापस लिया जाता है। आप सबको पता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी को अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। बीजेपी का क्या है? हाथ, वो बीजेपी का कमल, कमल है ना, ठीक है। कांग्रेस का क्या है? हाथ का निशान सर। अरे यार एक बहुत अच्छी कविता है, मेरे को याद नहीं आ रही है। एक बालिका को फूल देके मैंने कहा कि हाँ, मैंने एक बालिका को हाथ मिलाने को बोला, वो बोले कि भाग जा तो कांग्रेस आई है, मतलब तो कांग्रेस वाला है, ठीक है। फूल देकर मैंने कहा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन उसकी क्या है कि फूल देकर मैंने कहा प्रिय मत भूल करो, और क्या कहते हैं यार, बस तुझे बनाने की कसम कुछ खाई है, तो वो प्रेम कलाश में कहती है कि भाग जा तू, शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजपा ही है। ठीक है, यानी कि ये राजनीतिक पार्टियों का चरित्र है एक तरीके से, ठीक है। जैसे भाजपा वाले अक्सर करके शादी नहीं करते, आपको बताइए, कर भी देते हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया है। तो इन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं कि भाई चुनाव चिन्ह कैसे मिलते हैं। 68 चुनाव आयोग को, यानी कि एक आदेश निकला था 1968 का चुनाव आयोग को, तो चुनाव चिन्ह, तो उस आदेश के तहत चुनाव आयोग को ये शक्ति मिली थी, तो वो किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता दे सकता है और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। मान लो कि भाई किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह चाहिए, मान लो कि केजरीवाल जी को झाड़ू खाना है, मतलब मत लेना, या मोदी पसंद हो, कोई भी पसंद होता है, ऐसे मजाक के लिए कह रहा हूँ, तो भाई उनको चाहिए था झाड़ू। केजरीवाल ने कहा कि हमें झाड़ू दो, झाड़ू दो, तो इलेक्शन कमीशन वालों ने एक बार तो पूछा बताओ कितने झाड़ू चाहिए तुमको, अभी खिलाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर, खाने के लिए नहीं चाहिए हमको, चुनाव चिन्ह के रूप में चाहिए। तो कौन देगा? ये इलेक्शन कमीशन देता है। और इसके लिए उनके पास कौन सी शक्ति है? उस शक्ति का नाम है चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, ठीक है। चुनाव आयोग प्रतिद्वंदी समूहों के वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है, और आदेश का जो पैरा 15 है उसके तहत चुनाव आयोग क्या करता है? प्रतिद्वंदी समूहों के वर्गों के बीच क्या कर सकता है? विवादों का फैसला कर सकता है। आदेश आयोग एकमात्र प्राधिकरण है, और आदेश के तहत विवाद होता है या कोई विलय का मुद्दा होता है तो इन पे भी चुनाव आयोग, जैसे कि आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में कई बार विभाजन हुआ, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हुआ, तो एक तो कांग्रेस आर बन गई, कांग्रेस रजिस्टर्ड, और एक कांग्रेस आई बन गई, कांग्रेस इंडिया। हालांकि मजाक में कांग्रेस आई को लोग कांग्रेस इंदिरा कहा करते थे। अब इन दोनों में युद्ध हो गया कि भाई चुनाव चिन्ह किसको क्या चाहिए। हालांकि इससे पहले दो बैल हुआ करते थे चुनाव चिन्ह कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद फिर हाथ बन गया, ठीक है। तो उनमें युद्ध हो गया। तो मान लो कल को बीजेपी में अमित शाह अलग पार्टी बना ले, और मोदी जी अलग पार्टी बना ले, तो भाई वो कहे कि हम बीजेपी है, वो कहे हम बीजेपी है, तो चुनाव चिन्ह ये तय करेगा, वो चुनाव आयोग ये तय करेगा कि भाई कमल का फूल किसका निशान रहेगा। इसके वाले का रहेगा कि इसके लिए सारी शक्ति उनके पास है, चुनाव आयोग के पास। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में सादिक अली और एक मामला हुआ था, तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसकी वैधता को बरकरार रखा कि नहीं, ये अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पार्टियों के विवादों पर लागू होता है। 1968 से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव नियम 1961 के संचालन के तहत अधिसूचना और कार्यकारी आदेश जारी करता है। कौन नहीं जारी करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। किस शक्ति के तहत करता है? तो कौन सी शक्ति उनको प्राप्त है? चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 का प्राप्त है, उसके तहत करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज की, और आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध। मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हाल के वर्षों में मलेरिया के खिलाफ उपयोग की जाने वाली मलेरिया रोधी दवाओं के प्रतिरोध या एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के परिणामों में वृद्धि देखी गई है। इस न्यूज का मतलब यह है कि जिनको भी मलेरिया हो रहा है और उनको मलेरिया की जो दवाई निश्चित है, वो दवाई यदि दी जा रही है, तो वो दवाई अब असर नहीं कर रही है। वो दवाइयां क्या नहीं कर रही हैं? असर नहीं कर रही हैं। जब भी किसी भी बीमारी पर उसके लिए जो निश्चित दवाएं हैं वो यदि काम नहीं करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं AMR, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं कि आखिर ये दवाई काम क्यों नहीं कर रही है मच्छरों पे नहीं, सॉरी, मतलब जो हमारे शरीर में जो पैरासाइट छोड़ा जाता है उस पर।
तो दवा प्रतिरोध क्षमता का मतलब क्या है कि मान लो किसी खास बीमारी के लिए दवाई दे रहे थे, लेकिन जब उसका असर नहीं हो रहा तो उसको कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मलेरिया परजीवी जिम्मेदार है। 2010-19 तक वैश्विक स्तर पर किए गए 1040 अध्ययनों में PFK13 उत्परिवर्तन की पुष्टि की। उत्परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन, MUTATION। म्यूटेशन का मतलब होता है सर ये लाइन परिवर्तन दोबारा कर लेना बताना अपने आप में। पड़ेगा। ठीक है, मलेरिया परजीवी भी जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो उसमें होता क्या, जैसे कि मलेरिया का परजीवी है, ठीक है। अब क्या हो गया, जो परजीवी था तो इसके लिए पुनैन नामक दवाई बनी थी, या जो भी दवाई बनी थी वो देते थे, वो परजीवी मर जाता था, वो बैक्टीरिया मर जाता था शरीर में से। अब हम चूंकि इतने सालों से देते आ रहे हैं, तो अब उस बैक्टीरिया को पता चल गया कि यार ये तो हमको ये बीमारी देते, तो उसने अपने आप में ये परिवर्तन कर लिया कि अब उस बीमारी को उस पर असर नहीं हो रहा। एक आसान भाषा में मैं आपको और बताऊं, एक बात ध्यान रख लेना, जो भी वायरस होते हैं, ठीक है, तो ये अक्सर करके क्या करते हैं, आपको मैं बात बताऊं, तो ये है, ये हमेशा मानव को बीमार बनाता रहता है, और यदि बीमार होते हैं तो उसको ठीक करता रहता है। ठीक है, अब आप ये समझो कि मानव का शरीर एक ताला है, वायरस क्या है, एक चाबी है। अब मानव के शरीर पर दवाइयों से हम क्या लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं। अब एक दवाई दी, ताला लग गया, तो अब वायरस और बैक्टीरिया अपने आप को बदलते रहते हैं, यानी हमेशा विकसित ही रूप हो रहा है उनका। अपने आप में क्या कर, हाँ अपने आप ऑटोमेटिक इनमें परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे कोरोना में नहीं है, कोरोना कभी का डेल्टा वेरिएंट आ गया, कभी कौन सा म्यूटेंट आ गया, कभी ये करते रहते हैं, मतलब ये चाबी अपनी बदलते रहते हैं लगातार। अब जब जिस चाबी से ताला लग जाता है फिर हम बीमार हो जाते हैं। अब पुरानी दवाई काम नहीं करेगी, अब फिर क्या ताला लगा देंगे, फिर वायरस दोबारा से नई चाबी ढूंढेगा अपने आप में परिवर्तन कर करके। तो ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर। अब हम कौन सी दवाई दे रहे हैं, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन चूंकि पी विवैक्स परजीवी हमारे शरीर में घुस जाता है, तो उसमें मलेरिया में सबसे ज्यादा कौन सी दवाई दी जाती है, क्लोरोक्वीन दी जाती है। अब ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि भाई जो क्लोरोक्वीन जो हम दे रहे हैं, WHO कह रहा है कि क्लोरोक्वीन दे रहे हैं, तो उसके प्रतिरोध की सूचना प्राप्त हो रही है। भारत सहित दुनिया के 28 देश ऐसे हैं जहां पे क्लोरोक्वीन प्रतिरोध के मामले देखे गए कि वहां पे अब क्लोरोक्वीन काम ही नहीं कर रही। वो बैक्टीरिया जैसे वो नहीं आता प्राचीन काल में, जैसे उधर से बाण चलाते थे राक्षसों में, तो राक्षसों पे बाण का असर नहीं होता, राक्षस ऐसे हंसता था, हाँ 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 ऐसे करके हमने क्लोरोक्वीन दी तो परजीवी पे असर ही नहीं हुआ, कुछ भी, वो मरा ही नहीं, और वो हंस रहा है अंदर, हाँ 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 मैं बीमार कर दिया, मैं मार के ना छोड़ूंगा लोगों को, वैसा वाला। तो अब ऐसे 22 मिलियन उपचार विफल हो सकते हैं। 22 मिलियन लोग बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो पाएगा। 1,16,000 लोगों की मृत्यु हो जाएगी यदि जल्दी से कोई उपचार नहीं खोजा गया तो। और यदि हम दूसरा उपचार खोजेंगे तो उसके लिए कम से कम 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, तब जाकर के हो सकता है कि हम उसके लिए कोई दूसरा इलाज खोज पाए। समझ में आ गई। चलिए अब मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, 10 मिनट में ये क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, तो मतलब ये लिंक खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, चलो बाद में बात करते हैं। मलेरिया मच्छर जनित रक्त रोग है। ठीक है, मलेरिया मच्छर से पैदा होता है, एक रक्त रोग है, यानी रक्त की वजह से बीमार होते हैं। और इसमें कौन सा परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम। ये भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में फैलता है, अफ्रीका में, वो दुनिया में अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो परजीवी होता है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी, ये किसमें होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी के भी इंजेक्शन लगाता है, यानी उसको काटता है, तो ये परजीवी के शरीर में पहुंच जाता है। सबसे पहले ये यकृत की कोशिकाओं में जाते हैं, वहां पे वृद्धि करने लग जाते हैं यकृत की कोशिकाओं में, और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में क्या आने लगती है, कमजोरी आने लगती, उल्टी, पेट में दर्द होना, सर्दी लगना, ये सब लक्षण। ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इसके 4 प्रकार है, एक तो है विवैक्स, एक है पी ओवेल, एक है पी मलेरिया, एक है पी फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसके 4 प्रकार है, 4 म्यूटेंट है, विवैक्स, पी ओवेल, पी मलेरिया, पी फाल्सीपेरम। अभी केवल कौन सा प्रतिरोध दिखा रहा है, केवल विवैक्स वाला ही प्रतिरोध दिखा रहा है, बाकी प्रतिरोध नहीं दिखा रहे। बाकी पे दवाई काम कर रही है, केवल विवैक्स पे काम नहीं कर रही है। दुनिया भर में मलेरिया के 2% मामले जो है वो अकेले भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी मलेरिया के मामले पाए जाते हैं उनमें से 2% अकेले भारत में पाए जाते हैं, और दुनिया में जितनी भी मलेरिया की वजह से मौत होती है उनमें से 2% मौतें भारत में होती है मलेरिया की वजह से। ठीक है, चलिए दक्षिण पूर्व एशिया की बात यदि हम करें तो मलेरिया के 85% मामले भारत वैश्विक पीवैक्स मलेरिया, जो पीवैक्स जो मलेरिया होता है जिसमें ये प्रतिरोध काम नहीं करता, दुनिया में इसकी वजह से जितना भी मलेरिया हो रहा है उसका 47% अकेले भारत में हो रहा है। भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है, यानी कि इसके जो उच्च स्थानिक देश का मतलब होता है कि जहाँ पे बीमारी ज्यादा हो रही है। भारत में उपोष्ण कटिबंधीय है ना, तो मच्छरों के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है भारत में पनपने के लिए, जिसने वर्ष
18 के मुकाबले में 2019 में मलेरिया के मामलों में 17.5% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि भारत में 17.5% मलेरिया के मामलों में गिरावट भी देखी गई। ठीक है, ये हो गया मलेरिया। चलिए ठीक है, वैसे मलेरिया किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन मलेरिया टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है नहीं सर, जल भैया जीवन आपने मिशन न्यूज़ बताई है ना, एप्लीकेशन। तो क्या है? ये बिल्कुल ठीक है। अभी अभी करंट में मेरी बुआ को हो रहा है, उनको दवाई असर नहीं कर रही है, स्वेलिंग आ गया पैरों पे। काफी बार दवाई दिला ली पर असर ही नहीं कर रही। मेरे को लगा आपने ये बताया, ये यही वाला होगा उनको। भारत में सर्वाधिक यही होता है। ठीक है, चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जल जीवन अभियान तो पहले से चल ही रहा है, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हमने क्या कर दी है, जारी कर दी है। डेंगू भी है अब, हाँ डेंगू भी है, लेकिन अभी हम डेंगू के बारे में पढ़ नहीं रहे, अभी हम केवल पढ़ रहे हैं मलेरिया के बारे में। चलो तो पढ़ लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि भाई जागरूकता लेकर के आना है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जवाबदेही निश्चित करना है। इसका उद्देश्य है ये जो ऐप जो डेवलप की गई है ना, इस ऐप का ये उद्देश्य है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों में नल के पानी के कनेक्शन के कवरेज को प्रदर्शित करने के लिए जल जीवन मिशन एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है, जहां से आप पता लगा सकते हैं कि भारत के किस राज्य में कितने लोगों को नल के पानी का कनेक्शन है, किनको नहीं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पे जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रयोगशालाओं और इन सब के बारे में, पानी के वगैरह में जानकारी मिल सकती है, कहाँ पे कैसा पानी है, किसकी क्वालिटी है, क्या नहीं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है जिससे जल जीवन मिशन के बारे में सारी जानकारी मिलती है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। ठीक है, चलिए अब जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये मिशन 2019 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर जल दिया जाएगा, यानी कि 10 लोग हो गए तो 550 लीटर जल दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना, ताकि सब जल की महत्ता समझे। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें जल के सही उपयोग, पेयजल में वृद्धि, आपूर्ति प्रणाली, ये सब काम को सुनिश्चित करने के लिए मिशन जो है वो शुरू किया गया था। और ये केंद्र राज्यों के बीच वित्त का साझा % राज्य 10%, बाकियों में 50-50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र ही पानी देता है। इसको चलाता कौन है? इसके लिए पानी समितियां बनाई जाती हैं जो कि आपूर्ति करती हैं, नियोजन करती हैं, प्रबंधन संचालन करती हैं और ग्राम सभा इसमें अनुमोदन इसको करती है। ठीक है, जल जीवन मिशन समझ में आ गया सबके? चलिए लास्ट देख लेते हैं के कामराज, आज की लास्ट न्यूज है के कामराज, जल्दी से देख लेते हैं। 15 जुलाई 2021 को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज की जयंती मनाई गई। ठीक है, और इनको कहते हैं के कामराज। ये किंग मेकर हैं, शुरुआत में मैंने बताया ये किंग मेकर रहे थे, कांग्रेस में था उस समय के लिए, कभी और कहानी बताऊंगा मैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के गरीब परिवार में हुआ। वेदारण्यम एक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए 1930 में। 1937 में मद्रास विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए। देख रहे हो कितने पावरफुल है, 1937 में निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे मद्रास में। 1946 में भारत की संविधान सभा में निर्वाचित हुए और 1952 में एमपी बने। और 1952 में क्या बने थे? एमपी बने थे। बहुत पावरफुल नेता थे। 1954 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। 1963 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि भाई एक कुछ ग्रुप बनाया जाए, उसको कामराज योजना कहते हैं। 9 अक्टूबर 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2 अक्टूबर 1975 को के कामराज की मृत्यु हो गई और 1976 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इन्होंने 2 प्रधानमंत्री बनाए थे अपने जीवन काल में। कौन कौन से? इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, पहले 2 बनाया। ठीक है, और इनकी कांग्रेस में बहुत ज्यादा चला करती थी उस समय। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये सारी की सारी न्यूज में यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ये पूरी क्लास, इसका पूरा वीडियो। ओके सर। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार क्लास में आने के लिए। ठीक है, ओके, चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर।